फील्ड और स्फेरिकल फ्रेम फील्ड जिसका लिंक ऊपर गिवन है, वो हमने कैसे सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड और स्फेरिकल फ्रेम फील्ड डिफाइन किया था कि वही पहले जो नेचुरल फ्रेम फील्ड हम ले रहे थे U1 U2 U3, उसी को हम रोटेट करवा के किसी थीटा एंगल से रोटेट करवा के U1 को E1 बना लेते थे। फिर उसी को इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, थीटा इंक्रीज कर जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करके 90 के एंगल पे तो E2 बना लेते थे, और इन दोनों का जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है अलोंग द जेड एक्सिस, क्योंकि ये दोनों प्लेन में होते थे एक्स वाई प्लेन में, तो वो हमारे पास E3 आ जाता था। और इसी तरह इस हम स्फेरिकल फ्रेम फील्ड भी इसी तरह फाइंड करते थे कि हम E1 से E1 को रोटेट करवाते थे इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई, यानी स्पेस में, दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको जीड एक्सिस की तरफ हम इस तरह रोटेट करवाते थे तो वो हमारे पास वो स्फेरिकल फ्रेम फील्ड इस तरह कंस्ट्रक्ट होता था। तो अब दोनों केसेस में देखें, सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड में और स्फेरिकल फ्रेम फील्ड में हम क्या कर रहे हैं कि एक फ्रेम वेक्टर फील्ड को किसी दूसरे की डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं। यानी अब देखिए E1 जब हम ले रहे हैं थीटा एंगल से उसको रोटेट करवाया, और जब E1 से हम ले रहे हैं, E1 से जब हम जा रहे हैं तो हम E1 को रोटेट करवा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, और वो हमारे पास E2 आता है। तो इस तरह जब E1 E2 हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए तो बेसिकली कनेक्शन फॉर्म्स क्या हैं, कनेक्शन फॉर्म्स यही डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो E1 है या EI कोई भी जो है वो जो वेक्टर फील्ड है उसका जो इनिशियल रेट ऑफ चेंज है टुवर्ड्स EJ एज P मूव्स इन V डायरेक्शन, तो वो हमारे पास बेसिकली होता है कनेक्शन फॉर्म्स। ये आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। The power of the Frenet formulas stems not from the fact that they tell what the derivatives t prime n prime b prime are, यानी जो हमारे पास ये फ्रेनेट फार्मूलाज हैं सिंपल ये नहीं बता रहे कि सिंपली कि ये डेरिवेटिव्स क्या हैं इनके टी प्राइम एन प्राइम और बी प्राइम हमारे पास क्या है, but from the fact that they express these derivatives in terms of t and b। लेकिन ये है कि ये फैक्ट बता रहे हैं कि ये जो टी प्राइम एन प्राइम बी प्राइम है ये डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ टी एंड बी रिप्रेजेंट कैसे किए जा रहे हैं, एंड देयर बाय डिफाइन कर्वेचर एंड टार्शन, और उसके बाद ये कर्वेचर और टार्शन डिफाइन करते हैं। We shall now do the same thing with an arbitrary frame field E1 E2 E3 on R3। यही चीज जो हमने इधर की थी कि T प्राइम N प्राइम और B प्राइम जो हमारे पास फ्रेनेट फार्मूलाज थे उनको हमने T एंड B की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, यही चीज हम इस आर्बिट्रेरी फ्रेम फील्ड के लिए करेंगे। यानी इनका भी जो रेट ऑफ चेंज है वो हम इन टर्म्स ऑफ E1 E2 E3 लिखने की कोशिश करेंगे, नेमली एक्सप्रेस द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ दीज वेक्टर फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर फील्ड देमसेल्फ। और बेसिकली ये जो वेक्टर फील्ड्स हैं इनका जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव। यानी हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है वेक्टर फील्ड्स का उसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स लिखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है इन वेक्टर फील्ड्स का वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फील्ड कैसे लिखा जा सकता है। देन कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E1 is equal to C11 E1 of P plus C12 E2 of P plus C13 E3 of P। अब देखें E1 का कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो ये जो कोफिशिएंट है C हमारे पास इनका जो रो है वो सेम है,
रो इंडेक्स सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। इसी तरह कोवेरिएंट डेरिवेटिव E2 का वो जो लिखेंगे तो इसका जो रो का इंडेक्स है वो हमारे पास 2 है हमारे पास, बाकी कॉलम इंडेक्स वेरी कर रहा है 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। इसी तरह कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E3 इनका रो इंडेक्स 3 है और बाकी 1 2 3 वेरी कर रहे हैं। वेयर बाई ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर Cij। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये किस तरह लिखे जा रहे हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ Ei डॉट Ej एट P IJ1 2 3। जिस तरह आप देखें ऑर्थोनॉर्मल एक्सपेंशन में हम क्या लिखते थे कि V कोई वेक्टर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू V डॉट E1 इंटू E1 प्लस V डॉट E2 इंटू E2 प्लस V डॉट E3 इंटू E3। तो इसी तरह जहाँ पे V डॉट E1 है इधर V होता था और इधर V डॉट E1 लिख देते थे, इसलिए यहाँ पे इधर है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E1। तो फिर C11 की जगह क्या लिखेंगे, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E1 डॉट E1 इंटू E1 एट P प्लस C12 की जगह क्या लिखेंगे, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ E1 डॉट E2 और मल्टीप्लाई होगा E2 एट द पॉइंट P। इसी तरह सारे ये जो कोफिशिएंट्स है C11 से लेके C33 तक ये हम डिफाइन करेंगे और कम्पैक्ट फॉर्म में उसको इस तरह लिखा जा सकता है Cij इज इक्वल टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ Ei डॉट Ej एट P फॉर ij1 2 3। These coefficients Cij depend on the particular tangent vector V। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये हम डिपेंड कर रहे हैं पार्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर V पे। क्यों? क्योंकि Cij किस तरह डिफाइन हुए हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ Ei विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर V एट द पॉइंट P डॉट Ej एट P। और ये वेक्टर V ये जो है हमारे पास पॉइंट P पे, यानी ये जो Cij डिफाइन किए गए हैं ये डिफाइन किए गए हैं विद रेस्पेक्ट टू tangent vector, particular tangent vector। So a better notation for them is Cij की बजाय हम लिख देते हैं ओमेगा Ij V is equal to covariant derivative of Ei with respect to V dot Ej at P Ij1 2 3। Thus for each choice of I and j omega ij is a real valued function। क्यों? क्योंकि ओमेगा ij डॉट दो वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है और हमें पता है कि दो वेक्टर फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है डिफाइंड ऑन ऑल टेंजेंट वेक्टर्स। और ये सारे जो हैं वो टेंजेंट वेक्टर्स पे डिफाइन किए जा रहे हैं। V हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स हैं, यानी जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं जो उधर हमने लिखे थे Cij वो सारे क्या हैं, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा ये इसकी डोमेन में टेंजेंट वेक्टर्स हैं। These coefficients Cij depends on the particular tangent vector V। बट वी हैव मेट दैट काइंड ऑफ फंक्शन बिफोर। लेकिन हम ऐसा जो फंक्शन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शायद आपको याद होगा हमने इससे पहले भी एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसकी डोमेन में टेंजेंट वेक्टर्स आ रहे थे। देखते हैं जी वो फंक्शन कौन सा है। आगे हम पढ़ेंगे जी, लेट E1 E2 E3 बी अ फ्रेम फील्ड ऑन R क्यूब फॉर ईच टेंजेंट वेक्टर V2 R क्यूब एट P लेट ओमेगा ij इज इक्वल टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ Ei विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर V डॉट Ej एट P। ये हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास कोई भी E1 E2 E3 फ्रेम फील्ड हो और तो फिर हर टेंजेंट वेक्टर V जो पॉइंट P पे बनाया गया उसके लिए ओमेगा ij V हम इस तरह डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास सपोजिशन है। प्रूव हमने क्या करना है, देन ईच ओमेगा ij इज अ वन फॉर्म। ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वन फॉर्म की डेफिनेशन के वन फॉर्म क्या था, वो भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन था ऑन द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर। तो फिर यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ओमेगा ij इज अ वन फॉर्म एंड ओमेगा ij इज इक्वल टू माइनस टाइम ओमेगा ji, यानी इंडेक्स चेंज करेंगे तो ये
हमारे पास माइनस टाइम आ जाएगा जी। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है जी। दीज वन फॉर्म्स आर कॉल्ड द कनेक्शन फॉर्म्स। ये जो हमारे पास वन फॉर्म्स आ रही हैं आई जे की वेरिएशन 1 से 3 तक लेंगे, ओमेगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ये जो हमारे पास 9 हमारे पास आ रही है वन फॉर्म्स, इसको हम कहते हैं कनेक्शन फॉर्म्स ऑफ द फ्रेम फील्ड E1 E2 E3। डेफिनेशन हम देखें वन फॉर्म की डेफिनेशन हम क्या करते हैं जी, वन फॉर्म फाई ऑन आर क्यूब इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू आर क्यूब सच दैट फाई इज लीनियर एट ईच पॉइंट, दैट इज phi into AV, phi of AV plus BW is equal to A phi of V plus B phi of W for any numbers AB and tangent vectors VW at the same point of RQ। यानी हम दो कंडीशन वन फॉर्म के लिए देखते हैं जी। एक तो ये कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर, और दूसरा वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि ये वन फॉर्म है। अब ये दोनों कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई कर जाते हैं, ये हमारे पास ये जो कनेक्शन फॉर्म्स हैं, तो फिर हम उनको कहेंगे कि ये वन फॉर्म है। By definition, omega ij is a real valued function on tangent vectors। जो omega ij की definition है उससे ये real valued function on the set of tangent vector, क्योंकि omega ij हमने ऐसे डिफाइन किया है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ EI विद रेस्पेक्ट टू V डॉट EJ, दो वेक्टर फील्ड्स का डॉट प्रोडक्ट है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। इसलिए बाय डेफिनेशन ओमेगा आई जे क्या है जी, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर। So to verify that omega ij is a one form, it's suffix to check the linearity condition। तो हम इसको वन फॉर्म प्रूव करने के लिए रियल वैल्यूड फंक्शन ये है, सिर्फ इसके लिए हम लिनियरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। तो लिनियरिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये ओमेगा ये वन फॉर्म है। यूजिंग थ्योरम 5.3 वी गेट, अब ये जो है ओमेगा आई जे ए वी प्लस बी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, पहले तो बाय डेफिनेशन लिखेंगे कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई आई विद रेस्पेक्ट टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू डॉट ई जे एट पी। और 5.3 थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू वो किसके इक्वल है जी, ए को वेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस बी को वेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। वही चीज़ हम इधर अप्लाई करेंगे, ये वाली जो है हमारे पास इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, फिर उसके बाद ये हम डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों के साथ बारी बारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा जी ए को वेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई आई डॉट ई जे एट पी प्लस बी को वेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई आई विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट ई जे एट पी। और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, ओमेगा आई जे वी प्लस बी इंटू ओमेगा आई जे डब्ल्यू। तो इस तरह आप देखें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देंगे तो ये लिनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ओमेगा आई जे जो हमारे पास ये कनेक्शन फॉर्म्स हैं ये वन फॉर्म्स हैं। टू प्रूव दैट ओमेगा आई जे इज इक्वल टू माइनस ओमेगा जे आई, we must show that omega ij v is equal to minus omega j I v for every tangent vector v। के अब ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं, हम प्रूव करेंगे कि हर टेंजेंट वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम रियल एनालिसिस में दो फंक्शंस चेक कर रहे होते हैं कि अगर दो फंक्शंस इक्वल हैं, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, तो फिर हम कहते हैं कि f और g इक्वल है। इसी तरह ओमेगा आई जे वी
और माइनस ओमेगा जे आई वी अगर ये इक्वल है हर टेंजेंट वेक्टर के लिए, तो फिर हम कह देंगे कि ओमेगा आई जे इक्वल है माइनस ओमेगा जे आई के। बाय डेफिनेशन ऑफ द फ्रेम फील्ड ई आई डॉट ई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है फ्रेम फील्ड की कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रोनेकर डेल्टा के इक्वल होता है, और क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू हमें पता है या 0 के इक्वल होती है और या 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी या 0 और 1। The Leibniz formula 4 of theorem 4 5.3 yields Leibniz formula 4 जो है theorem 5.3 का वो क्या है जी, v of y dot z is equal to covariant derivative of y with respect to v dot z at point P plus y at point P dot covariant derivative of z with respect to v। जब ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो आप देखें ये क्या आ जाएगा, v ऑफ ई आई डॉट ई जे, और इस साइड पे जब इधर लिखेंगे v ऑफ ई आई डॉट ई जे और इधर v ऑफ डेल्टा आई जे, तो जो v ऑफ डेल्टा आई जे है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है या 0 है या 1 है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई आई विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई जे एट पॉइंट पी प्लस फिर जब y की जगह पे हमारा क्या है ई आई है, तो ई आई एट द पॉइंट p डॉट कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई जे विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे जी। अब उसके बाद बाय द सिमेट्री ऑफ द डॉट प्रोडक्ट द टू वेक्टर्स इन द लास्ट टर्म में बी रिवर्स्ड। तो क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट सिमेट्रिक होता है यानी a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a के, तो ये जो हमारे पास डॉट है प्रोडक्ट है हम इसको रिवर्स कर लेंगे यानी इसको लिख देंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई जे विद रिस्पेक्ट टू v डॉट ई आई। तो हमारे पास वो बाय डेफिनेशन ये पहले वाला किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा आई जे वी प्लस ओमेगा जे आई वी इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लिख देंगे ओमेगा आई जे वी इज इक्वल टू माइनस टाइम ओमेगा जे आई वी फॉर ऑल टेंजेंट वेक्टर जी। अगर ये हर टेंजेंट वेक्टर के लिए ट्रू है तो फिर ओमेगा आई जे इक्वल है माइनस टाइम ओमेगा जे आई के। The geometric significance of the connection forms is no mystery, यानी इसकी जो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकली इसकी जो इम्पोर्टेंस है कनेक्शन फॉर्म्स की, वो कोई यानी ढकी छुपी नहीं है, वो क्लियर है। अब कैसे है जी वो क्लियर है, देखिए द डेफिनेशन ओमेगा आई जे वी इज इक्वल टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वी ई आई विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट ई जे एट पी। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव ई आई विद रेस्पेक्ट टू वी ये किसके इक्वल होता है, जिस तरह हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर वी पी एज इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेक्टर एफ विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर वी पी एज पी मूव्स इन वी डायरेक्शन। तो उसी तरह ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द tangent vector field ei with respect to tangent vector vp as p moves in v डायरेक्शन। ये रेट ऑफ चेंज और ये जो रेट ऑफ चेंज है इनिशियल रेट ऑफ चेंज, अब ये पूरी इस टर्म का फिर क्या मीनिंग हुआ कि ओमेगा आई जे वी इज इक्वल टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ई आई वी डॉट ई जे एट पी शोज दैट ओमेगा आई जे वी इज द इनिशियल रेट एट विच EI moves toward EJ as P moves in the V direction। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा आई जे वी क्या हमें बता रहा होता है कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ द EI एट इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ द EI टूवर्ड्स EJ as P moves in V डायरेक्शन। ये इसकी यानी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, यानी हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है अगर ओमेगा 1 है तो इसका मतलब ये है कि E1 का जो रेट ऑफ चेंज है विद इनिशियल रेट इन द डायरेक्शन ऑफ E1 एज P मूव्स इन V डायरेक्शन, वो हमें ये ओमेगा 1 बता रहा है जी।
Thus the one forms omega ये contain this information for all tangent vectors to RQ। तो ये जो वन फॉर्म्स हैं, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है टेंजेंट वेक्टर v, तो ये फिर जो वन फॉर्म्स हैं ये हर टेंजेंट वेक्टर के लिए ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि यानी कोई भी हम टेंजेंट वेक्टर अगर ले लेंगे स्पेस में, तो p जब मूव करना स्टार्ट करेगा v की डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, फर्स्ट वाली टेंजेंट वेक्टर फील्ड, ये जो वन फॉर्म है ये बताएंगी उसका इनिशियल रेट ऑफ चेंज एज टूवर्ड्स ई जे, यानी जब वो हमने जैसे देखा है सिलेंड्रिकल फ्रेम फील्ड में, तो आप देखें कि E1 जो है वो रोटेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो देखें तो अगर थीटा को इंक्रीज करते हैं तो वो E1 इंक्रीज रोटेट करवाते हैं, तो E1 जो है ना वो रोटेट करते करते E2 की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह ये जो है इनिशियल रेट, यानी जब वो E1 मूव करना स्टार्ट करता है E2 की तरफ as p moves in v डायरेक्शन, तो वो हमारे पास होगा ओमेगा 1 to v।